अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस भी अच्छे तरीके से आ गया होगा और पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस भी बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा और आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी। और दूसरा, मैंने आप लोगों से गुजारिश की थी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और अपनी फैमिली को भी जो है वो ज़रूर आपने ये चैनल जो है वो दिया होगा कि इसका लिंक भी दें ताकि सब लोग इसको देखें और इससे फ़ायदा भी हासिल करें। ये व्यूअर्स, आप लोगों को ये वीडियो से सीख के बहुत सारी आपकी परेशानियां हल हो जाती हैं, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आती है तो आपके लिए फ़िज़िक्स भी आसान है, केमिस्ट्री भी आसान है और कंप्यूटर, इस तरह के जितने सब्जेक्ट हैं वो आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत मदद मिलती है। तो आप लोग हर वीडियो को बड़े अच्छे तरीके से देखें और वीडियो पूरी की पूरी देखा करें ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आए। तो आज का एक टॉपिक है जो है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का टेंस। आज मैं आपको ये समझाऊंगा और बीच में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में एक नुक्ता आता है जो कि मैं दावे से कहता हूँ कि कभी भी किसी भी टीचर ने नहीं बताया होगा और ना ही कभी किसी भी जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा किसी भी किताब के अंदर। तो इस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का टेंस का वो नुक्ता भी एंड के ऊपर आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ। व्यूअर्स, आपने अभी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की डेफिनेशन देखी है। इसकी डेफिनेशन कि ऐसे काम जो कि हम प्लानिंग कर रहे हो आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल में, कि ये काम जारी होंगे। यानी इसकी डेफिनेशन देखें तो वो एक प्रॉपर इस तरह से बनेगी कि ऐसे काम जो मुस्तकबिल में जारी हों। ठीक है, अब हम इसकी ज़्यादा वजाहत जो है वो आपको समझ आएगी मिसालों के ज़रिए से, इसकी एग्जांपल्स के ज़रिए से। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स जो है वो देखें तो हम पहाड़ से उतर रहे होंगे। बेसिकली फ्यूचर का तो तमाम टेंस प्लानिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन वो प्लानिंग कभी कॉन्टिन्यूटी में आ जाएगी, कभी वो परफेक्ट हो जाएगा, कभी इनडेफिनेट आपको सिखाई दिया है। तो ये भी एक प्लानिंग ही है कि हम पहाड़ से उतर रहे होंगे। ठीक है, जैसे सब लोग मरी जा रहे होंगे, यानी जाने का जो अमल है उसकी तरफ इशारा है कि वो कॉन्टिन्यूटी में है। ठीक है, वो क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह के उसने काले रंग की कमीज पहनी हुई होगी। ठीक है, मेहमान कुर्सियों पर बैठे हुए होंगे। तो ये इस तरह के इसके जुमले आपको देखने में मिलेंगे, या अगर आपने खुद बनाने हैं तो गुलदान में फूल लगे हुए होंगे। किसी भी ये जुमले जो है वो आप कोशिश किया करें कि अपने पास से खुद से बनाया करें और उसकी ट्रांसलेशन करें, डिक्शनरी पास रखें। इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो कोई इतनी को खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी भी पास रखा करें और उर्दू टू इंग्लिश डिक्शनरी भी अपने पास रखा करें। अब आपने इसकी एग्जांपल से देखा होगा कि इसकी पहचान में अब दो तीन तरह की चीज़ें कॉमन नज़र आ रही हैं। शुरू में मैंने बताया था एक नुक्ता, वो नुक्ता एक तो मैं अभी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं टाइम की तरफ जाता हूँ तो टाइम में कॉमन मुझे तीन अल्फाज नज़र आ रहे हैं। वो क्या है? गा, गे, गी। उसके बाद बारी आ जाती है वर्ब की। अब वर्ब वही कॉमन है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में थे और जो पास्ट कॉन्टिन्यूस में थे, यानी रहा, रही, रहे, हुआ, हुई, हुए। ये तो कॉमन होगी दो चीज़ें, लेकिन इसके अंदर एक और लफ्ज़ हर जुमले में कॉमन नज़र आ रहा है और वो है होना। जैसे हम बाज़ार जा रहे होंगे, होंगे। ठीक है, होना इसके अंदर एक लफ्ज़ मौजूद है।
वो कराची की सैर कर रहा होगा, यहाँ पर भी होना एक लफ्ज़ आ गया है। मेहमान अपनी सीटों पर बैठे हुए होंगे, यहाँ पर भी लफ्ज़ होना आ गया। तो इस तरीके से हर लफ्ज़ में होना यानी हो एक कॉमन है। अब यहाँ पर आप लोग जो है वो गौर करें, तो होना की इंग्लिश को आपने जहन में रखना है। होना की इंग्लिश क्या होती है? बी। बी की सेकंड फॉर्म होती है वाज, और बीन थर्ड फॉर्म होती है। बी वाज बीन। तो बी का इजाफा इसमें एक एक्स्ट्रा किया जाएगा इसके बनाने के तरीके में। तो इसलिए व्यूअर्स, इसकी जो पहचान है वो ये है कि उर्दू जुमलों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे आपको नज़र आएगा। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के सादा जुमले बनाने का तरीका क्या है। व्यूअर्स, आपने अभी इसके सादा जुमले बनाने का तरीका देखा है। ये बात एक जहन में रखनी है कि फ्यूचर के जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल और शैल हैं, जो क्या मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि विल किसके साथ लगता है और शैल किसके साथ लगता है। अब सबसे पहले लिखा है ट्रांसलेशन करते हुए सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करनी है। उसके बाद फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं, विल या शैल। उसके बाद अभी आपको मैंने नुक्ता बताया था होना, हर जुमले में होना लिखा हुआ है, तो हम होना की इंग्लिश बी लगा के कवर करेंगे। तो क्या होगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या शैल, और उसके बाद बी। फॉर्मेशन आपको हर किताब के अंदर ये मिल जाएगी, विल भी लगाएं या शैल भी लगाएं, लेकिन आज तक कभी किसी ने बताया नहीं होगा कि बी क्यों लगाया गया है। तो बी लगाने की वजह यही है कि होना की जो इंग्लिश है उसको कवर किया गया है, ताकि हर जुमले के अंदर वो होना लिखा हुआ है, तो हर जुमले के अंदर विल भी शैल भी लगाएंगे तो वो उसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर उसके बाद रूल वही कंटिन्यूस के आ जाएंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके साथ आईएनजी का इजाफा हो जाएगा। उसके बाद जो है वो हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, बाद में फुल स्टॉप लगाएंगे और ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगी। यानी जो ट्रांसलेशन अभी आपने देखी है उसमें अगर आप गौर करें तो सबसे पहले उसी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन की गई है, उसके बाद विल भी या शैल भी लगाया गया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के फुल स्टॉप लगा दिया गया है। जुमले की ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं इसके मनफी जुमलों की तरफ कि मनफी जुमले कैसे बनाए जाते हैं। व्यूअर्स, आपने अभी मनफी जुमलों की बनावट देख ली है, बनाने का तरीका भी देख लिया आपने। अब इसमें एक चीज़ आपने गौर करनी है, जो नोट है नहीं यानी NOT नोट, उसकी प्लेसिंग के ऊपर ध्यान देना है आप लोगों ने। ये मैं आपको बहुत ज़ोर देकर बताऊंगा कि 80% स्टूडेंट इसकी मिस्टेक करते हैं। वो कैसे? कि पहले लगानी है सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन, फिर विल बी या शैल भी आम तौर पर स्टूडेंट लगा देते हैं और नोट उसके बाद लगाते हैं। ऐसा नहीं करना। हमारे मेन हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो दो हैं फ्यूचर के, वो है विल या शैल। तो इस वजह से सबसे पहले ट्रांसलेशन में विल सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद नोट लगेगा और बी उसके बाद में आएगा। ये बात इंतहाई ज़रूरी है, ये वरना फॉर्मेशन आपका टेंस गलत हो जाएगा, ट्रांसलेशन गलत हो जाएगी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस आईएनजी लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क देंगे, सॉरी फुल स्टॉप लगाएंगे, और जुमले की ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके सवालिया जुमले बनाने का तरीकाकार क्या है।
व्यूअर्स, अभी आपने इसके सवालिया जुमले बनाने का तरीका देख लिया है। अब यहाँ पे भी आपने वही नुक्ते वाली बात आपके लिए आ गई है कि इसके मेन जो हेल्पिंग वर्ब हैं विल और शैल, इन्हीं को ही सबसे पहले लिखना है, बी इसके साथ नहीं लिखना। अगर आप बी साथ लिख देंगे तो ट्रांसलेशन गलत हो जाएगी। पहले लिखेंगे विल या शैल, उसके बाद आप जो है वो सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद आप बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे देंगे, आपका जुमला मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह इसके अंदर अगर क्या, क्यों, कब, कैसे वगैरह आ जाता है तो उसकी विल शैल से पहले ट्रांसलेशन करेंगे, फिर विल शैल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बी की ट्रांसलेशन बी लिखेंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क देंगे तो ट्रांसलेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूं कि विल और शैल के साथ बी को इकट्ठा सिर्फ सिंपल सेंटेंस में लिखना है, बाकी किसी सेंटेंस में इकट्ठा नहीं लिखना आप लोगों ने। अब मैं आपको बताता हूं इसके सवालिया मनफी जुमलों की ट्रांसलेशन क्या है। व्यूअर्स, आपने सवालिया मनफी जुमलों की ट्रांसलेशन भी, फॉर्मेशन भी देख लिया है, जुमलों की भी देख ली है, उसकी ट्रांसलेशन देख लिया है। सवालिया मनफी जुमले भी बिल्कुल उसी तरह ही हैं जिस तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के थे, पास्ट कॉन्टिन्यूस के थे। इसका भी रूल यही चलेगा, बिल्कुल भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यानी पहले विल और शैल लगाया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करनी है, और बिल्कुल उसके बाद नॉट बी का इस्तेमाल करना है, नॉट बी। ठीक है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा हुआ है, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करनी है, और बाद में क्वेश्चन मार्क दे देना है। ठीक है व्यूअर्स, आप खास तौर पर जो रूल है ना, उसको अगर आप सीख लेंगे, दिमाग के अंदर बिठा लेंगे, तो आपके लिए ट्रांसलेशन करनी इंतहाई आसान हो जाएगी। तो दोबारा आपको बता देता हूँ, बी के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना आप लोगों ने। विल और शैल के साथ बी सिर्फ सिंपल सेंटेंस जो है वहाँ पे लगेगा, अदरवाइज बी इन विल और शैल के साथ इकट्ठा किसी भी जगह पे नहीं आएगा। ठीक है, इसके अंदर भी अगर WH वगैरह आ गया है, क्या, क्यों, कब, कैसे वगैरह, तो पहले आप WH लगाएंगे, फिर विल शैल की ट्रांसलेशन हुई है, उसके बाद सब्जेक्ट लगा है, उसके बाद बी नॉट बी लगाया है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के ट्रांसलेशन क्वेश्चन मार्क दिया, ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, आपने जो ट्रांसलेशन देखी है उसके अंदर भी यही चीज़ें इसी रूल के तहत जो है वो सारी ट्रांसलेशन की गई है। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कॉन्टिन्यूस टेंस जो है, मैंने कॉन्टिन्यूस का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया है कि आज आपको पता चल गया होगा कि कॉन्टिन्यूस टेंस में टाइम चेंज करने से वर्ब के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वर्ब यानी काम हमारा जारी हालत में ही है, चाहे टाइम हमने उसके साथ प्रेजेंट लगा दिया है तो काम जारी हालत में है, पास्ट लगा दिया है काम जारी हालत में है, और फ्यूचर लगा दिया है तो काम तब भी जारी हालत में है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टेंस भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।